नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो अपनी कल क्लास हुई थी सेले यानी चट्टाने, उसमें हमने देखा था चट्टानों का अर्थ, चट्टानों के प्रकार और आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों की विशेषता और आग्नेय चट्टानों के प्रकार। आज हम देखेंगे उसके आगे वाला भाग है, वो है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्योंकि पृथ्वी के प्रारंभिक अवस्था में जो चट्टानें निर्मित हुई थी उन्हें मौलिक या प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें कहा जाता। जैसे भी पृथ्वी के धरातल पर कोई स्थल रूप का निर्माण होता है उस पर अनाच्छादन की क्रिया आरंभ हो जाती है, यानी जो प्राथमिक रूप से आपकी मौलिक चट्टानें जो बनी थी जिन्हें कहते हैं मौलिक या प्राथमिक चट्टानें, इनके निर्मित होने के बाद इन पे अनाच्छादन की क्रिया आरंभ हो गई। अनाच्छादन का मतलब है जिसमें अपक्षय व अपर्दन की क्रिया। जब हम आगे पढ़ेंगे अनाच्छादन वाला टॉपिक तो उसमें देखेंगे अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है। अभी आपको ये समझ लेना है कि किसी भी चट्टान को तोड़ फोड़ कर उसको सेल चूर्ण में बदलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है अनाच्छादन। जब चट्टानें अपने ही स्थान पे टूटती फूटती उसे कहते हैं अपक्षय, और जब उसमें परिवहन होता है यानी एक स्थान से चट्टानी चूर्ण बहकर या दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं अपर्दन। तो इस प्रकार से प्रारंभिक जो अपने प्राथमिक चट्टानें थी उसमें अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा जब वो सेल चूर्ण में बदलती है और अपर्दन की क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर परतों के रूप में जमा होती है, इस प्रकार से जो निर्मित चट्टानें होती हैं उन्हें हम अवसादी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। अनाच्छादन के बाद क्या होता है, निचले क्षेत्रों में जाकर सेल चूर्ण का परतों के रूप में जमा होने से निर्मित सेलें अवसादी सेलें कहलाती है। ठीक है, तो ये है अवसादी चट्टानों का अर्थ। सीधे से रूप में समझे तो पृथ्वी के आरंभिक अवस्था में जो मौलिक या प्राथमिक चट्टानें जिन्हें हम आग्नेय चट्टानें भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आग्नेय चट्टानें। इन आग्नेय चट्टानों पर अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा आपके क्या होता है, सेल चूर्ण में बदलती है। वो किस में बदलती है, सेल चूर्ण में। और सेल चूर्ण में बदलने के बाद ये अपर्दन की क्रिया यानी परिवहन के द्वारा आपके निचले क्षेत्रों में जाकर सेल चूर्ण का परतों के रूप में जब जमा होने से निर्मित जो चट्टानें होती हैं उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। अब इनकी यदि आप साधारण शब्दों में समझते हैं तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, आग्नेय सेलों का अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा सेल चूर्ण में परिवर्तित होकर परतों के रूप में निर्मित सेलों को अवसादी या परतदार सेलें कहते हैं। ठीक है,
तो ये इसका अर्थ हो गया। आप चित्र के माध्यम से भी, रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो, और इसको यदि लाइन के रूप में लिखना चाहो तो आग्नेय सेलों का अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा सेल चूर्ण में परिवर्तित होकर परतों के रूप में निर्मित जो सेलें होती है उन्हें अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। परतदार का मतलब क्योंकि ये परत दर परत जमा होती है, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। तो ये तो है मुख्य अवसादी चट्टानों का अर्थ। अब आती है अवसादी चट्टानों की विशेषता, और इसको आप अपनी कॉपी में उतारना चाहो तो एक बार अच्छी तरह से उतार लो ताकि अर्थ समझने में आपको आसानी रहे। अब है अवसादी चट्टानों की विशेषता। तो सबसे पहले तो इसकी विशेषता है ये सेलें अवसाद के रूप में निर्मित होती है। ठीक है, अवसाद, अवसाद का मतलब है बड़ी बड़ी चट्टानों का टूट फूट कर सेल चूर्ण में जो बदल कर जो सेल चूर्ण निर्मित होता है उन्हें कहते हैं अवसाद। तो पहली इसकी विशेषता है, यानी ये अवसाद के रूप में निर्मित होती है, यानी प्राथमिक चट्टानें होती है उनका सेल चूर्ण के रूप में जब जमा होती है तो उसे कहते हैं अवसाद, इसीलिए इन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है ये सेलें परतदार होती है। कैसी होती है? परतदार। क्यों? क्योंकि मान लो कोई भी आपका बड़ा क्षेत्र है, आग्नेय या मौलिक रूप से निर्मित क्षेत्र है, और जब ये चट्टानें नीचे जाकर किसी क्षेत्र में जमा होती है तो यहाँ सेल चूर्ण का, यानी यहाँ क्या आरंभ होता है? अनाच्छादन की क्रिया आरंभ होती है, और अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा यहाँ चट्टानें जब टूट फूट कर किस में बदलती है? सेल चूर्ण में, और ये अपने स्थान पे रहती है तब तक तो ये क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती। क्या कहलाती है? अपक्षय। जब इसमें प्रीवेन की क्रिया सम्मिलित कर दी जाती, क्या कर दी जाती है? प्रीवेन की क्रिया सम्मिलित की जाती है तो उसे कहते हैं अपर्दन। और ये सेल चूर्ण धीरे धीरे निचले क्षेत्रों में परत के रूप में जमा होता रहता है, परत दर परत धीरे धीरे जमा होता रहता है। जब ये परतों के रूप में जमा होता है तो इसमें कुछ जलीय जीव, वनस्पति, पेड़ पौधे, कुछ क्षेत्र इसके अंदर भी दबते हैं, तो उसमें जीवाश्म भी निर्मित होता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये परतदार होती है। तीसरी इसकी विशेषता, क्योंकि परतों का निर्माण होता है तो उसमें वनस्पति, जीव जंतु के कुछ अवशेष दब जाते हैं और जीवाश्म का निर्माण होता है, इसीलिए इन सेलों में, ठीक है, इन सेलों में क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं, यानी वनस्पति, जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद चौथी इनकी प्रमुख विशेषता है इन सेलों में कार्बन प्रधान खनिजों की प्रधानता होती है। कार्बन यानी कोयले वगैरह की प्रधानता होती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कोयले के निक्षेप किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। क्यों? क्योंकि जब ये परतों के रूप में निचले क्षेत्रों में जमा होती है तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जब नीचे दब जाती है और दबने के कारण आंतरिक भाग में ताप दाब की क्रिया के कारण वो धीरे धीरे किस में बदल जाती है? कार्बनिक कोयले के रूप में बदल जाती है। पांचवी इसकी प्रमुख विशेषता है ये सेलें रंध्री व मुलायम होती है, यानी क्योंकि ये परतों के रूप में जमा होती है और अवसाद के रूप में धीरे धीरे जमा होती है, इसलिए ये एक तो नरम होती है और नरम होने के साथ साथ रंध्री होती है। रंध्री का मतलब इसमें जो सिंधे होते हैं, यानी जिसे अपन कहते हैं संधि कह सकते हो, दरारें कह सकते हो, इन दरारों के द्वारा अंदर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है और ये नरम होती है और इनका आसानी से अपक्षय और अपर्दन होता है। इसकी अंतिम विशेषता है क्योंकि ये सेलें मुलायम व रंध्री होने के कारण इनका अपर्दन तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो ये है परतदार चट्टानों की मुख्य विशेषता कि ये अवसाद से निर्मित होती है, ये परतदार होती है, इसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, ये कार्बन प्रधान खनिजों की इसमें विशेषता होती है और ये सेलें रंध्री और मुलायम होती है, इसीलिए इनका अपर्दन तीव्र गति से होता है। साथ ही इनकी एक अंतिम प्रमुख विशेषता है वो है आपके
ये चट्टानें जब जलीय क्षेत्र में निर्मित होती है, यानी अवसादी जलज जो चट्टानें होती है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकता होती है, यानी जलज अवसादी सेलों में पेट्रोलियम पदार्थ की प्रधानता होती है। यानी जो जल में निर्मित अवसादी चट्टानें होती है सागर में, उनमें सबसे ज़्यादा आपके पेट्रोलियम पदार्थ की अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि जलीय जो अवसादी चट्टानें होती है उसमें समुद्री जीव होते हैं, उन समुद्री जीवों के आंतरिक भाग में दबने के कारण उसमें चर्बी और वसा युक्त पदार्थ होता है, वो धीरे धीरे आंतरिक ताप और दाब की क्रिया के कारण किसमें परिवर्तित हो जाता है? आपके पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है। अब कई बार परीक्षा में ये दो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो ये और एक ये, कि कार्बन यानी कोयले की प्रधानता कौन सी चट्टानों में होती है, या तो कोयले सीधे कह दो या कार्बन प्रधान कह दो, तो वो कौन सी है? अवसादी चट्टानें होती है। और दूसरा है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो वो होती तो अवसादी, लेकिन किस प्रकार में निर्मित होती? वो जलज अवसादी चट्टानों में होती है, जो समुद्र में निर्मित अवसादी चट्टानें होती है उनके द्वारा। यानी जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है उस क्षेत्र में कभी ना कभी आपके सागरीय क्षेत्र का विस्तार अवश्य रहा होगा। ये इनकी प्रमुख विशेषता है। अब आता है अवसादी चट्टानों के प्रकार। अवसादी चट्टानों के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहला भाग है अवसाद के आधार पर, अवसाद के आधार पर, यानी जो सेलों में अवसाद होता है वो किस प्रकार का अवसाद है उसके आधार पे। तो और दूसरा इनका भाग है वो है इनके अवसादी चट्टानों के प्रक्रम के आधार पर। प्रक्रम के आधार पर, प्रक्रम का मतलब है साधन, प्रक्रम का अर्थ है साधन। यानी जब अवसाद सेल चूर्ण हमारा प्राप्त होता है तो वो किस साधन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, वो कहलाता है प्रक्रम के आधार पर। यानी उस सेल चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सा साधन प्रवाहित करता है। तो सबसे पहला आता है अवसाद के आधार पे। तो अवसाद के आधार पे इन चट्टानों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक आता है सेल चूर्ण प्रधान अवसादी चट्टानें। इसके अंतर्गत आपके आग्नेय चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें हैं, उनका अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा टूट फूट होकर जब सेल चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है और यही सेल चूर्ण निचले भागों में जाकर जमा होता है, तो उन्हें कहते हैं सेल चूर्ण प्रधान अवसादी चट्टानें। इनमें मुख्य रूप से जो आता है वो आता है आपके बालू का पत्र, कांग्लोमेरेट, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है, सेल चूर्ण प्रधान अवसादी चट्टानों का तो बालू का पत्र है, आपके कांग्लोमेरेट है, इस प्रकार से ये होती है। दूसरे इसका मुख्य जो है वो है आपके जैविक अवसादी चट्टानें। जैविक अवसादी चट्टानें, जिन अवसादी चट्टानों के निर्माण में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? जीव जंतु व वनस्पति की प्रधानता होती है, उन्हें जैविक अवसादी चट्टानें कहते हैं। इस जैविक अवसादी चट्टानों में प्रयुक्त खनिज के आधार पर, यानी प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है आपके चूना प्रधान जैविक चट्टानें, और दूसरा इसका भाग होता है वो होता है कार्बन प्रधान। जिन अवसादी चट्टानों के निर्माण में ऐसे जीव जंतुओं का योगदान अधिक होता है जिसमें चूने की प्रधानता होती है, जैसे मोलस्क, परवाल, शंख, सीपियाँ,
तो इस प्रकार के जीव जंतु, क्योंकि इनका जो बाहरी खोल होता है वो चूने से निर्मित होता है। किससे होता है? चूने से निर्मित होता है। और समुद्री क्षेत्रों में जो पाए जाने वाली ये प्रमुख जीव है, और इनके द्वारा जो औषधि, इनके खोल के द्वारा, मर्त जीवों के द्वारा जो औषधि चट्टानें परतों के रूप में जब जमा होती है तो उन्हें कहते हैं चूना प्रधान औषधि चट्टानें। और इनका उदाहरण है आपके डोलोमाइट। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है डोलोमाइट किस प्रकार की औषधि चट्टानें हैं, तो ये चूना प्रधान औषधि चट्टानें। कैसी है? चूना प्रधान औषधि चट्टानें। अब आता है कार्बन प्रधान। तो धरातलीय क्षेत्रों पर जब आपके वनस्पतियां, पेड़ पौधा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे वो किस में बदल जाते हैं? कोयले में। तो इस प्रकार की जो औषधि चट्टानें होती है जिनमें वनस्पतियों और दबने से कोयले का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं कार्बन प्रधान औषधि चट्टानें। इनमें मुख्य रूप से किसका योगदान होता है? वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, और ये इसमें अधिकतर क्या पाया जाता है? कोयला। जैसे अपने राजस्थान में माना जाए तो जो आपके गोदावरी घाटी क्षेत्र है, कृष्णा घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो वहाँ पर आपके औषधि चट्टानें जैसे गोदावरी व महानदी घाटी क्षेत्र। और इस प्रकार की चट्टानें कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कार्बन प्रधान चट्टानें सबसे ज़्यादा कौन से काल की है, तो वो है गोंडवाना काल की। कौन से काल की है? इसमें विशेष ध्यान रखना, ये गोंडवाना काल की है। ये कई बार पूछा जाता है कि कार्बन प्रधान जो औषधि चट्टानें हैं वो कौन से काल की चट्टानें हैं, तो गोंडवाना काल की चट्टानें हैं, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा चूने के कोयले, कार्बन की प्रधानता पाई जाती है, और इन्हीं काल की चट्टानों में सबसे ज़्यादा आपके कोयला पाया जाता है। अब उसके बाद तीसरा इसका जो प्रकार आता है, मुख्य प्रकार, वो आता है रासायनिक औषधि चट्टानें। रासायनिक औषधि चट्टानें। तो रासायनिक औषधि चट्टानों का मतलब है, क्योंकि जो आपके जल बहता है, तो जल विभिन्न प्रकार के स्थानों से बहता है, तो अपने साथ अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों को घुला लेता है, और इस प्रकार घुलित पदार्थ जल के साथ प्रवाहित होकर जहाँ पर कहीं जमा होते हैं, और उससे निर्मित जो सेलें होती है उन्हें कहते हैं रासायनिक औषधि चट्टानें। इसमें मुख्य रूप से आते हैं आपके नमक, खड़िया और ये नमक और खड़िया सेलें जो है, जिनको अपने साथ घुलाकर ले जाता है, तो वो पाई जाती है रासायनिक। और सेंधा नमक, ये किसके उदाहरण हैं? आपके रासायनिक औषधि चट्टानों के। तो सेल चूर्ण के आधार पे औषधि चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है औषध के आधार पे: सेल चूर्ण प्रधान औषधि चट्टानें, जैविक औषधि चट्टानें और रासायनिक औषधि चट्टानें। अब आता है आपके औषध के प्रक्रम के आधार पे। किसके? औषध के प्रक्रम के आधार पे भी कह सकते हो, या इनको औषधि चट्टानों के प्रक्रम के आधार पे। तो अपन सीधी साधारण भाषा में लिखते हैं, तो औषध के प्रक्रम के आधार पर। तो औषध के प्रक्रम के आधार पे इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है जलीय औषध, यानी सेल चूर्ण को पानी के साथ प्रवाहित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, और जलीय क्षेत्र में जो औषध जाकर जमा होता है उन्हें जलीय औषध कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जल में कहाँ का निर्मित होती है औषधि चट्टानें, तो इसमें पहला भाग आता है नदीकृत औषधि चट्टानें। नदीकृत औषधि चट्टानें यदि नदियों के कई भाग में, नदियों के किनारों पर और नदियों की तली में जो जमा होने वाला औषध धीरे धीरे चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है नदियों के किनारे पर, जिसे हम तटबंध कहते हैं, तो वो कहलाती है नदीकृत औषधि चट्टानें। नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से अपने साथ औषध बहाकर लाती है, लेकिन उनके तटबंधों और डेल्टाई क्षेत्र में लाकर उस औषध को जमा कर देती है, तो वो कहलाता है नदीकृत औषधि चट्टानें। दूसरा इसका भाग है वो है झीलकृत औषधि चट्टानें। औषधि
चट्टानें। जब नदियाँ या कोई जलीय क्षेत्र अपने साथ प्रवाहित होकर जब अवसाद लाता है और किसी झील में जमा करता है और धीरे धीरे झील की तली में यानी झील के आंतरिक भाग में वो अवसाद जमा होता रहता है और परतों के रूप में, और धीरे धीरे वो झील भर जाती है और वहाँ पर धीरे धीरे अवसादी सेलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की सेलें कहलाती है झील का अवसादी सेलें। और तीसरी इसमें प्रमुख है वो है सागरीय अवसादी सेल। सागरीय अवसादी चट्टानें यानी सागरीय क्षेत्र में जब अवसाद जमा होता है धीरे धीरे और सागर के आंतरिक भाग में जो परतों के रूप में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं सागरीय अवसादी चट्टानें। अब दूसरा इसका आता है मुख्य रूप से, ये तो हो गया जलीय अवसाद, फिर आता है वायुड अवसाद यानी चट्टानी चूर्ण या सेल चूर्ण को पवनें अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करती है और ये मुख्य रूप से पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। कैसे क्षेत्र में पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर आपके बालू मिट्टी को हवा एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करती है। और इस प्रकार अवसादी चट्टानें जो निर्मित होती हैं उन्हें कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं? लोएस के नाम से जाना जाता है। ये विषय ध्यान रखना, ये पूछा जाता है लोएस किस प्रकार के अवसादी चट्टानें हैं, तो वायुड अवसाद से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं और इनका निर्माण पवन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाई गई बालू मिट्टी के जमा करने से होता है। तीसरा है इसका प्रमुख भाग है वो है हिमोंड। हिमोंड अवसादी चट्टानें तो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में, कैसे? पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार धरातल पर नदियाँ प्रवाहित होती है उसी प्रकार से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी यानी बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर ढाल के प्रवणता के कारण धीरे धीरे प्रवाहित होते हैं और अपने साथ प्रवाहित होने के साथ साथ तली में अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थरों को उखाड़कर उत्पाटन की क्रिया के द्वारा अपने साथ बहाकर लाते हैं। और इस प्रकार से वो जब निचले क्षेत्रों में आते हैं तो हिमनद जो नद होता है वो तो क्या हो जाता है, गर्मी के कारण पिघल जाता है, लेकिन उसके साथ बहाकर लाए गए अवसाद क्या होते हैं वहीं जमा हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हिमोंड। क्या कहते हैं? हिमोंड के नाम से जाना जाता है। तो हिमनद के द्वारा जो निर्मित अवसादी चट्टानें होती है उन्हें हिमोंड के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपके अवसादी चट्टानों का टॉपिक है। अब जब अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा कायांतरित चट्टानों का। नमस्कार, जय हिंद। और इनको आप अपनी अच्छी तरह से नोटबुक में उतार लें।